अगर इख्तियारात नहीं देने थे तो बल्दियाती इलेक्शन कराए क्यों? बात करेंगे हैदर अब्बास रिजवी से। आमिर के साथ हफीज और अजहर का सलूक कितना शर्मनाक है, जवाब देंगे जावेद मियादाद। नरगिस फखरी की तस्वीरें इनका जाती मामला है या फिर पूरे माशरे का? अंसार अब्बासी होंगे हमारे साथ। और नरेंद्र मोदी और नवाज शरीफ की मुख्तसर मुलाकात, खित्ते पे क्या असरात मुरतब होंगे? जवाब देंगे दोनों देशों की सरकार। अस्सलाम वालेकुम। आज के इस खुसूसी प्रोग्राम के साथ मैं हूं खालिद भट्ट। क्या कराची के इलेक्शन की जीत के बाद मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट मुस्तफ़ा कमाल की तरह काम कर पाएगी या इलेक्शन सिर्फ एक मजबूरी थे? बात करेंगे जनाब हैदर अब्बास रिजवी से। जी हैदर अब्बास रिजवी साहब। बहुत बहुत शुक्रिया खालिद भट्ट साहब आपका। कहाँ गायब थे इतने अरसे से आप? आपके लिए एक शेर अर्ज है कि सूरज हो गया है तुलू, सूरज हो गया है तुलू, कहाँ थे तुम ए उल्लू? जी हैदर अब्बास रिजवी साहब, जरा फरमाइएगा कि कराची शहर की अगर हम बात करें तो पिछले साल तो इस कराची को कोई एक रोड भी नसीब नहीं हुआ। क्या समझते हैं इस दफा मुस्तफ़ा कमाल के बगैर आप कोई कमाल कर सकेंगे? खालिद भट्ट साहब, आपने जिनका नाम लिया है मुस्तफ़ा कमाल भाई ने अपने दौर में इतना काम किया है कि अब काम की गुंजाइश ही नहीं बचती। यकीन कीजिए आप कि हम तो ढूंढ रहे हैं वो जगहें कि हम करें, लेकिन कुछ बचा ही नहीं, सब कुछ कर लिया है। अब घर के ऊपर घर चढ़ा हुआ है। आबादी इस शहर की इतनी ज़्यादा हो गई है, चूँकि ये मेट्रोपॉलिटन सिटी है। सिटी अलग ही लगाते नहीं, लेकिन चले मेट्रोपॉलिटन सिटी है। इसमें मैं आपको बताऊं कि आबादी इसकी इतनी हो गई है कि चाइना पीछे रह गया है। तकरीबन 3-4 खरब की जो है वो आबादी हो गई है कराची शहर की। ये बहुत खूब फरमाया हैदर अब्बास रिजवी साहब। ज़रा रोशनी डालिएगा कि पानी इस शहर में नहीं है, सिक्योरिटी का इस शहर में इशू है, सड़कें, पब्लिक ट्रांसपोर्ट, ये सारे मसले शहर के अंदर है। अब ये अवाम अगर जाए तो किसको शिकायत करे, किसके दरवाजे पे जाए? इसके पास हल अब क्या आप लोग हल सामने आएंगे? हम आपके पास आके शिकायतें कर सकते सारी और बेहतरी आएगी? देखिए भट्ट साहब, इस शहर की रौनकें हमारी ही वजह से लौट कर वापस आई है और इस शहर के अंदर अमन व अमान का जो गहवारा बना हुआ है उसका क्रेडिट भी हमें जाता है। पिछले कुछ अरसे से हमें बहुत सारे काम नहीं करने दिए गए और हमने भी काफ़ी सारे काम नहीं किए। फिर तो अब शहर जो है वो अमन का गहवारा बन गया है। कहने का मकसद ये है, हम ओन करते हैं और इसकी ओनरशिप के हवाले से हमेशा आवाज़ उठाते रहेंगे। नहीं हैदर अब्बास रिजवी साहब, मैं आपका पॉइंट बहुत बेहतरीन तरीके से समझ गया हूँ। मेरा ख्याल है इसमें मजीद कुछ कहना ना मेरे लिए मुनासिब है ना आपके लिए मुनासिब है। आगे बढ़ते हैं, इस पे बहस नहीं करनी चाहिए। भट्ट साहब, वही बात है कि जितना गुड़ डाला जाएगा शरबत उतना ही मीठा होगा। अगर हमें इख्तियारात दिए जाएं तो फिर हम जवाबदेह होंगे और हम डिलीवर करके दिखाएंगे। हैदर साहब, आप बहुत बेहतरीन बात कर रहे हैं, लेकिन माजरत के साथ सर, जब से मुझे इस शहर में और इस मुल्क की सियासत की समझ बूझ आई है उस वक्त से मैं MQM को हुकूमत के अंदर देख रहा हूँ। अब आप ये बताएं कि ये मसाइल क्या आपको उस वक्त याद नहीं थे? और जब से मैं आपको मैंने एज ए सेट कि मैं बचपन से आपको देख रहा हूँ, तो उस वक्त ये मसाइल नहीं थे। आज आप दोबारा ये कह रहे हैं कि ये मसाइल इंपॉर्टेंट है और हमें वो सारी पावर्स मिलना भी ज़रूरी है ताकि हम आपके पास आके सवालों के जवाब ले सकें। क्या पहले आपको याद नहीं थे सर ये? जी खालिद भट्ट साहब, माफ़ कीजिएगा, बहुत प्यारी बात की है आपने। मैं खुद परेशान हूँ कि ऐसा क्यों होता है, लेकिन इसके ऊपर हम एक कमेटी बना रहे हैं और क़ायदे तहरीक ने मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट के तमाम वर्कर्स और जितने भी हमारे कन्वीनियंस वगैरह हैं उनको और ये बात बताई है कि हम ये कमेटी बनाएं और इसके रिजल्ट जो है आपके सामने रखें। उस कमेटी को जो हेड करेंगे वो फैसल मोटा, मैं माजरत चाहता हूँ, उसको हेड करेंगे फैसल सब्जवारी भाई और इसको देखिएगा बड़े फ्रूटफुल नताइज अखज़ होंगे। नहीं हैदर साहब, आवाम की आपसे बहुत सारी उम्मीदें हैं। हम समझते हैं कि इस शहर को यतीम नहीं रहना चाहिए, इस शहर के ऊपर कोई वाली वारिस होना चाहिए और हमें उम्मीद है कि आप इस शहर के लिए अब और अपनी पार्टी की इमेज के लिए भी थोड़ा सा अच्छा और बेहतर काम करेंगे और साबित होगा शहर के लिए कि आप वाकई सीरियसली सोचते हैं इसके बारे में। खालिद, सही कहा आपने कि शहर यतीम है।
असल में इसका किसी को बाप बनने के दिया ही नहीं गया। आप एक दफा इसके देखिए ना, हर जगह का कोई ना कोई है बड़ा, कहना चाहिए बुजुर्ग, बाप मुनासिब लफ्ज नहीं है गालिबन। तो इस शहर की ओनरशिप जिसके पास है, जिसके पास मेजॉरिटी वोट है, उसको काम करने दिया जाए। आप देखेंगे कि ये पेरिस, फ्रांस और किसी भी जगह इलाके से पीछे नहीं होगा, आगे ही होगा। बहुत शुक्रिया हैदर अब्बास रज़ी साहब। बहुत बहुत शुक्रिया खालिद, बल्कि काफ़ी अरसे से बात नहीं हुई, व्हाट्सएप पे मैसेज वगैरह कर दिया करो। एक शेर अर्ज करता चलूँ जाते जाते कि दादा हवा तो चलेगी और लौंडे सबके मरेंगे। जी बहुत बहुत शुक्रिया आपका हैदर अब्बास रज़ी साहब। बात करेंगे मोहम्मद आमिर की। जब आमिर अपनी सज़ा काट चुके हैं तो फिर बार बार सज़ा कैसी? क्या पीसीबी अपने प्लेयर्स को संभाल के नहीं रख सकती, या इसमें पीसीबी की भी कुछ गलतियां हैं? इस पे हम बात करेंगे जनाब जावेद मियादाद साहब से। जी जावेद मियादाद साहब, जरा फरमाइएगा, क्या हम अजहर के और हफीज़ का जो रवैया है, ओवरऑल जो मैसेज जा रहा है, क्या हम इसको सही समझ लें, दुरुस्त समझ लें? आप इसको क्या समझते हैं? भाई डेफिनेटली खालिद, चलो हफीज़ से चलो जो पुराना है, हफीज़ की तो चलो समझ आती है, हफीज़ को तो मैं भी समझता हूँ, सब समझते हैं। अजहर अली को जुम्मा 8 दिन हुए नहीं आए हुए, और देखो गुजारा कहता है, किसी नखरे कर रहा है, ऐसा नहीं होता भाई। हाँ, जहाँ तक बात है उसकी हफीज़ की बात है, वो तो उसकी तो वैसे ही खेल की ख़त्म हो चुकी है। वो इस किस्म की हरकतें करके दोबारा सीन में इन होना चाहता है, इसकी क्रिकेट ख़त्म हो चुकी है हफीज़ की। नहीं, आपके नज़दीक क्या इसका ओवरऑल टीम के ऊपर कोई मनफी फ़र्क पड़ेगा, कोई असर पड़ेगा आपके नज़दीक? अरे खालिद साहब, मेरा नहीं ख्याल कि ऐसा हो सकता है। देखिए, इल्ज़ामात लगते रहते हैं। मुझ पे एक बहुत बड़ा इल्ज़ाम लगा था, आपको याद होगा कि शारजा का छक्का मैंने बैट से नहीं मारा, बल्कि मैंने गेंद को कैच करके और जोर से थ्रो किया और उससे छक्का हो गया। आईसीसी ने मुझ पे 50 साल की पाबंदी लगा दी, और अब 50 साल ख़त्म हो गए, मैंने दोबारा की शुरू कर दी है। और इस तरह की पाबंदियाँ लगती रहती हैं। डोंट ट्राई टू underestimate yourself from these kind of stupid and things जो पीसीबी की तरफ से होती है। आज आपके सामने आपका भाई मौजूद है, 50 साल कैसे गुजरे पल में पता ही नहीं चला। आज पीछे देखता हूँ तो लगता है कल की बात है। सर ज़रा फरमाइएगा, आपको तो अंदर की खबर भी है, क्या पीसीबी चेयरमैन ने अपना कोई रोल प्ले किया और सुलह कराई इन सारे खिलाड़ियों के दरमियान? जो हमें खबरें भी आ रही हैं कि उनके गले लगाए एक दूसरे को, क्या इनका कुछ चेयरमैन का रोल था इसमें? देखिए, शहरयार खान को शुक्र है अगर उन्होंने ये काम किया भी है, तो कोई फुर्सत मिली इंडिया पाकिस्तान की सीरीज के पीछे पड़ने के अलावा। जब देखो सुबह कह रहे सीरीज हो रही है, शाम को कह रहे नहीं हो रही, रात आ गई बोला हो गई, रात को चाय पीने का जब टाइम आता है 9, साढ़े 9, 10 बजे खबरें देखो पापे खाते हुए, बोला नहीं हो रही है, अगले दिन फिर बोला नहीं हो रही। अब भाई तू चाहता क्या, या तो एक काम करवा या ना करवा। बातें सीधी थी, सामने सामने पड़ी है, ऐसे इतनी लंबी तकरीर करने का कोई फ़ायदा नहीं है। इस वक्त मैं आपको बताऊँ खालिद, लड़के खून के प्यासे हुए हुए एक दूसरे के। ये जैसे किंग कॉन्ग फिल्म के अंदर मासूम लोगों की किंग कॉन्ग जैसी जान खाता है ना, जैसे तोता है, जैसे ये वो थी अपना जुरासिक पार्क के अंदर बड़े बड़े जो डायनासोर आ गए सबको इसे खाए, इस तरीके का सिलसिला बनाया हुआ है। जावेद साहब, आप ये नहीं समझते कि मोहम्मद आसिफ को, सलमान बट को, इनको भी अब जाहिर सी बात है सज़ा इनकी भी हो गई, तो इनका कोई चांस नज़र आता है आपको, या ये मतलब समझे कि इन सज़ा भी ख़त्म हो गई और अब ये वापस भी नहीं आ सकते मज़ीद? शर्म आनी चाहिए तुझे, बात खालिद, तुझे शर्म आनी चाहिए। ये इसलिए था कि तेरे दिल पे असर हो इन चीज़ों का। बाबा जी ने कहा था ना, इमरान को, देखो खालिद, बात ये कि ये आसिफ हो गया, उसके अलावा बट हो गया, इन्होंने मुल्क का सौदा किया है, ना खिलवाड़ किया है। इन्होंने मुल्क के साथ खिलवाड़ किया है, इनको कोई चांस नहीं मिलना चाहिए। और खुद आसिफ तो देखो यार, इसने इतने लड़कों को चर्च में डाला है, मुझे पता है ना कितनी मुश्किल से आदत छूटती है ये कितनी, ये अपने सीनियर्स का ख्याल नहीं करता था। हमें हमारे कमरों में बना के चौराम समय खसादा है, हम पी के जंगों में। जावेद साहब, ये मंतक आपकी मुझे समझ नहीं आती, हमारी आवाम में भी ये रहा है कि जब आप आमिर को सपोर्ट कर रहे हैं, इन दोनों की मुखालफत क्यों कर रहे हैं? बराबर जुर्म तो सबका था, तो क्या ये इतने टैलेंटेड प्लेयर नहीं है? आसिफ की भी बात करें तो बड़ा अच्छा बॉलर, क्या आप नहीं समझते कि इनको भी हमें थोड़ा सा वो देना चाहिए मार्जिन? देखो, बात ये कि इन दोनों में पोटेंशियल नहीं है। आमिर का फिर भी चांस है, हो सकता है वो कल को आकर क्रिकेट टीम का कप्तान बने। हमारी तो वो करता है इज्जत,
तेरे भाई के हैं मूछे, उस पे बकरी के दूध का झाग लगाते, वो करता है हमारी इज्जत। मेरे मेरे भांजा जो है फैसल, फैसल का चांस बन जाएगा टीम में, फैसल इकबाल का। नहीं तो जावेद भाई आप जरा फरमाइएगा कितनी दूर की सोचते हैं आप? कोई मेरे पास टाइम नहीं है, कितनी दूर की सोचते हैं? अरे भाई मैं सोचता हूँ बहुत दूर की। भेजा तो अपने पास भी है, दिमाग तो अपना भी चलता है धंधे में। देखो अंधा भूखा क्या, अंधा क्या चाहे? 2 आंखें। भूखा क्या चाहे? 2 जोतियाँ। और जावेद क्या चाहे? 2 सिंगल, एक सिंगल एक डबल, यानी कि सिंगल डबल। तेरा भाई बहुत दूर की सोचता है भाई, अपने को मान। साला कराची पाकिस्तान का धंधा आपको नहीं देखता है। जी जावेद मियां साहब आपका बहुत बहुत शुक्रिया, बड़ी मुनासिब गुफ्तगू की आपने और सही डायरेक्शन दिया मैं कि असल मामला क्या है। आपका शुक्रिया। और शामिल करेंगे क्विक ब्रेक। ख़वातीन हज़रात, बात करेंगे नरगिस फ़खरी की एक ऐसी तस्वीर पे जिसके आते पूरे मुल्क में एक अजीब सी बहस छिड़ गई। कुछ लोग इस तस्वीर से बड़े खुश हुए और कुछ लोग बड़े नाराज़ नजर आए। नरगिस फ़खरी ने खुद भी इस तस्वीर के ऊपर अपना बयान दिया। इस पे हमारे साथ होंगे जनाब अंसार अब्बासी साहब, उनसे पूछेंगे कि क्या माशरे के अंदर इस तस्वीर पे इतनी बहस और मुबासा करने की ज़रूरत है, या वो समझते हैं कि ये तस्वीर छापना और इस तस्वीर को खिंचवाना और इसके साथ ब्रांडिंग करना क्या कोई गैर मुनासिब चीज़ है। जनाब अंसार अब्बासी साहब, आप हमें इस्लामाबाद से ज्वाइन कर रहे हैं, आपका शुक्रिया। बहुत बहुत शुक्रिया हरत भट्ट साहब आपका। देहे भट्ट साहब, अगर आप अब गौर करें अगर तो इस तस्वीर का ये ना सिर्फ पूरी तस्वीर बल्कि इसका एक एक सेंटीमीटर जो है वो मसला है। और भट्ट साहब देहे इस तस्वीर में जिस तरीके से मसाइल नुमाया है आपको बखूबी पता है। और नहीं अब्बासी साहब, अगर आपको इतना ही मसला है तो ना देखें इस तस्वीर को। आप अखबार को यूँ पलट दो और आपका ही अखबार छाप रहा है इसको, तो ना देखें ना अगर मसला है आपको। देहे भट्ट साहब, कौन जो है वो काफिर इसको तस्वीर देखना ही चाहेगा, लेकिन बात यह है कि मेरी कुछ अहम खबरें जो हैं मेरी खबरों इसकी तस्वीर के नीचे आ गई। ये जो मोहतरमा नरगिस फ़खरी साहबा हैं, इनकी नीचे मेरी हुई खबरें आकर जो है वो तुम्हारी तवाज़ुन खो बैठी हैं। मैं तो उन खबरों को ढूंढ रहा था कि कहीं नज़र आ जाए, सुरख के अंदर खो गई हैं खबरें मेरी। और एक भाई साहब, मुझे समझ नहीं आती ख़ास सबका केबल के आप खिलाफ है, टीवी के आप खिलाफ है, फिल्मों के ड्रामों के, ये हम करें क्या? हम हमारी इंटरटेनमेंट क्या है फिर? अगर अब तस्वीरें भी इसमें से निकाल दी जाएंगी तो हम करेंगे क्या सर? ओ देहे भट्ट साहब, पटियाँ ना बांधे, लेकिन इस तरीके की जो तस्वीरें हैं वो बड़ा गहरे नक्श छोड़ जाती हैं दिमाग पर। देखें हालत बहू के जब इसकी नक्श छोड़ जाती है तो आपको आपकी आंखें खुले तो वो तस्वीर दिखाई देगी, आप आंखें बंद करें तो वो तस्वीर दिखाई देगी, आप कोई भी अखबार या मैगजीन पढ़ें तो वो तस्वीर दिखाई देगी, हत्या कि आपको चारों तरफ वही दिखाई देगी। इससे दिमाग जो है वो डिस्टर्ब होने का शदीद ख़तरा होता है। और हमारे मरी की एक कहावत है कि जैकोत नायकानी गलव नहीं है। नहीं तो भाई साहब ज़रा आप जो फरमाइएगा, आपने क्या अपने इदारे के अंदर ये एहतजाज रजिस्टर कराया? आपने अपने इदारे से कहा कि किस किस्म की तस्वीर बनाई गई? अगर उनकी तरफ से आ गई थी तो आपका क्या रोल था सर? देहे भट्ट साहब, मैंने बड़े शदीद किस्म का एहतजाज किया था और तकरीबन कोई हमारे दफ्तर के सामने 500-600 लोग जमा हुए, जिनको कलम मैंने खुद जमा किया। मरी वगैरह से मेरे गांव से लोग आए और हमने वहाँ एहतजाज के तौर पे ये तमाम अखबारें जिसके अंदर फ़खरी साहबा की तस्वीरें थी वो जलाई। लेकिन आप देखें कुदरत अल्लाह की, पूरे अखबार जल गए, सारे इश्तिहारात जल गए, लेकिन नरगिस जो है वो एज इट इज़ थी। तो मुझे वो शेर याद आ गया कि हज़ारों साल नरगिस अपनी बेनूरी पे रोती रही, लेकिन जब उस पर नूर आया तो वो अखबार की जीनत बन गई। ठीक है, फिर ज़रा फरमाइएगा कि आपका मुस्तकबिल का लाएमल क्या होगा अगर इस किस्म की नरगिस फ़खरी की दोबारा तस्वीरें या किसी और की और दोबारा ऐसा ऐड कोई छपता है आपके मोतबर अखबार के अंदर, तो आपका लाएमल क्या होगा अपने मालिकान से? असल में हालत मुझे मेरे बहुत सारे दोस्तों ने मशवरा भी दिया है इसके रद्द अमल के तौर पे। ख़ास तौर पे
कोरिया मकबूल जान जो हैं उन्होंने कहा है कि उन्होंने आइडिया दिया बड़ा अच्छा कि मैंने सोचा है कि मैं खुद लेट कर बकलम अपनी तस्वीरें जो है वो खिंचवा कर अखबार में दूंगा और छपवाऊँगा, चाहे इसके लिए मुझे जितना मर्जी खर्चा हो मैं छपवाऊँगा उसको ज़रूर। सर आपका ये मसला भी तो है, मैं और आप जैसे लोग जो है मॉरल पुलिसिंग भी तो हम शुरू कर देते हैं। क्या ये हमारा मसला है किस किस्म का ऐड छपना है नहीं छपना, हम इससे बाहर क्यों नहीं रह सकते? देखें ना भट्ट साहब, इसमें मेरा कोई अपना ज़ाती नुकसान नहीं, मेरी भला से आप भट्ट साहब अपनी एक अदद पूरी अलिफ नंगी तस्वीर जो है वो खिंचवाएं और पूरे पाकिस्तान में भेज दें, मुझे इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ने लगा। लेकिन याद रखिएगा उस वक्त से डरें जिस वक्त हम जैसे लोग नहीं रहेंगे। ये तमाम बातें जिस तरह की आपने बात की है आपकी ज़हनी गर्वाहट का शिकार है, गिरे हुए आप ज़हनी तौर पे। उस वक्त से डरें जिस वक्त हम जैसे लोग रोकने के लिए नहीं होंगे। नहीं भाई साहब, तो इस दिन से फिर डरना कैसा सर? देखे ना हमारी और आपकी ज़ाती ज़िंदगियों से ये मदाखलतें ख़त्म हो जाएंगी, ये तो हमारे लिए तो अच्छा होगा ना सर, हमें तो खुश होना चाहिए। वैसे भट्ट साहब ये नरगिस फहरी जो है ये कितने पैसे जो है वो ले लेती है एक इश्तहार के? और सर छोड़े, ये करोड़ों की गेम है, ये हम दोनों को समझ नहीं आएगी, मुझे लगता है बड़ी गेम है सर। अच्छा तो भट्ट साहब अगर आप कितने लेंगे अगर सिर्फ मुलाकात करवा दें? नहीं सर, तो आप क्यों पूछ रहे हैं भाई साहब, खैरियत है, आप क्यों पूछ रहे हैं? भट्ट साहब चूँकि हमें खबरें बनानी पड़ती हैं तो इसलिए मैं मालूमात हासिल कर रहा था, मैं तो फ़कत इसलिए पूछ रहा था। और मैंने ये सुना है कि ये हिंदुस्तान की खातून है और वो तमाम मामलात लेकर हमारे अखबारों में लेटी क्या कर रही हैं। भाई जाओ अपने हिंदुस्तान टाइम में लेटो, भाई जाओ उधर ऑल इंडिया रेडियो के सामने लेटो, हमारे अखबार में लेट कर क्यों हमारी जगह ख़राब कर रही हो? वहाँ कोई और पाकिस्तानी लिटा लेंगे किसी को। और शामिल करेंगे एक क्विक ब्रेक, और जब वापस आएंगे तो बात करेंगे कि इस खत्ते की सियासत किस तरफ जा रही है। क्विक ब्रेक। वेलकम बैक। बात करेंगे कि पाकिस्तान और हिंदुस्तान के दरमियान अमन दोनों मुल्कों के लिए कितना ज़रूरी है। क्या वजह है कि हिंदुस्तान अचानक से मिलने का फ़ैसला करता है और दूसरे ही लम्हे अचानक से सारे रास्ते बंद कर देते हैं। बात करेंगे पाकिस्तान और हिंदुस्तान के दो अहम शख्सियात से और जानेंगे कि इसके बीच वजह क्या है। मियाँ नवाज शरीफ साहब, पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर, आज हमारे स्टूडियो में मौजूद है। सर आपको बहुत शुक्रिया, आपने ज्वाइन किया। और भट्ट साहब नहायत दुख और अफसोस के साथ कहना पड़ता है। वैसे तकलीफ होता है, अचानक आपने आज अफसोस डाल दिया, दोबारा कर बोल दे सर। मैं समझा नहीं आपकी बात। नहीं आप सर बोलिए। अल्लाह ताला के फजलो करम से पिछले तकरीबन कोई साल दो के अंदर जो तरक्याती काम मेरी सुपरविज़न में हुआ है उसकी कोई मिसाल आपको दुनिया में नहीं मिलती। और ये तेज़ी से सफ़र जो है वो बढ़ रहा है और हम तेज़ी से तरक्की की तरफ गामज़न हैं। ये जो कनेक्शन है जी सर, ये जो कनेक्ट करते हैं कनेक्शन जो है कनेक्शन जी। मेरे दूसरे मेहमान भी है, इजाज़त दें तो मैं क्विकली। जी ख़वातीन और हज़रात, दूसरी तरफ भी एक अहम शख्सियत, आज जिन दोनों का मिलना बहुत ज़रूरी है, हाल ही में मुलाकात भी हुई। मैं नरेंद्र मोदी साहब की बात करूँ। मोदी साहब आपका शुक्रिया कि आप इस वक्त हमारे स्टूडियोज़ में मौजूद हैं। प्रणाम। आपका भी बहुत शुक्रिया जी, आपने हमें इज्जत बख्शी। ठीक है, मैं मियाँ साहब आपसे पूछूंगा, ज़रा क्या फरमाइएगा, क्या समझते हैं कि जो बेगैरत पहले मेहमान को फर्क कर फिर। अच्छा सर प्लीज कंटिन्यू। ये हमारी परंपरा नहीं, ये हमारी परंपरा नहीं है कि मेहमान आए हम अग्नि को साक्षी मान के, हमने ये परंपरा निभानी है। जी जी सर प्लीज कंटिन्यू, जल्दी करिएगा, बहुत कम टाइम, क्विकली। हम भी ईश्वर से प्रार्थना करते हैं जी जी कि आप इसी तरह सुखी रहें। ठीक है, और मैं नवाज साहब बाद मुल्कों की हो रही। ठीक है फिर आप ये खालद आपके स्टूडियो पे छत नहीं है? क्यों सर? उनके माथे पे बिट गिर गई है। सर वो मेरा ख्याल है असंभव 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 है, कोई और चीज़ है। सर बताइएगा मेरे साहब क्या समझते हैं हालिया कशीदगी जो हमें नज़र आती है दोनों मुल्कों के दरमियान?
इसकी जिम्मेदारी आप किस पे डालेंगे? बट साहब मेरे ख्याल में मोदी साहब को, हमारे दोस्त हैं, इनको दिलेरी का मुजाहरा करते हुए अपनी ये जिम्मेदारी कबूल करनी चाहिए। हम तो खुद आतंकवादी के शिकार हैं, दहशतगर्दी के शिकार हैं। आप कौन सी दहशतगर्दी का शिकार है? तो हमारे इस खित्ते में हम ही हैं बेचारे जिनके साथ आए दिन ये मसले हो रहे हैं। दहशतगर्दी का शिकार तो हमारा मुल्क है सर। मूर्ख, आप टेलीविजन शायद नहीं देखते। सर मैं टेलीविजन करता हूँ। आपने देखा आरएसएस और बीजेपी के आतंकवादियों ने कसूरी साहब के साथ क्या किया? उनके पब्लिशर का मुंह काला किया और क्रिकेट के दफ्तर में घुसकर सीरियस का विरोध किया। आपने अपने आप को एक मजाक बनाया हुआ है, एक माहौल बना लिया है। इस चीज़ की जिम्मेदारी कबूल करें और ये बल्ले और कप्तान और ये इसकी तरह की मटर गश्तियाँ ना करें, कबूल करें। इन चीज़ों को जिम्मेदारी का एहसास करें और बताएं पूरी दुनिया को कि दहशतगर्दी जो दुनिया का मसला है वो हिंदुस्तान पाकिस्तान में कैसे वलिया दान करता है। मैं इस बात पर बिल्कुल सहमत नहीं करता, बल्कि आपकी तरह हमने भी इन विरोधियों के खिलाफ एक नेशनल एक्शन प्लान बनाया है। बस फर्क सिर्फ ये है कि हमने ये सोचा कि उन उग्रवादियों को प्रमोट कैसे करें। मेरा ख्याल है आप ज़रा फरमाइएगा कि कान में क्या बात की थी जो जिसकी बात सुना है कि सारा माहौल तब्दील हो गया, ये पाकिस्तान का चक्कर भी आ गया। ये इन्होंने आपके कान में कहा क्या था? बड़ी चैप गोई हुई इसके ऊपर। बरकत कुछ और फरमाती हैं, हमारे साफ़ी कुछ और कहते। कान में कहा क्या था? देखें, इन्होंने मेरे कान में कहा कि आपके इलाके में जो भारत की तरफ से फायरिंग होती है LOC पर या बॉर्डर पर, उस पर आप इतना सीरियस नहीं हुआ करें और किसी मसले को सीरियस ना लें। जब मैंने वजह दरियाफ्त की तो इन्होंने कहा कि वो चूँकि फायरिंग हमारे यानी कि भारत के इलाके से होती है तो हमें शोर नहीं करना चाहिए बैसियत पाकिस्तानी, क्योंकि हैप्पी न्यू ईयर वाले दिन हैप्पी न्यू ईयर वाले दिन अच्छा। हमारे अपने मुल्क में जो हवाई फायरिंग होती है तो इनका कहना था कि हम भी उसके ऊपर शोर नहीं करते, तो आप भी शोर ना करें क्योंकि हम अपने इलाके से कार हैं। अच्छा, यानी कि इनके इलाके। आपने जवाब क्या दिया जब इन्होंने ये फरमाया आपसे? देखें, मुझे पता था इस आदमी से कभी किसी सीरियस बात की तवक्को नहीं है भट्ट साहब, तो मैंने इससे नरगिस फहरी का नंबर मांग लिया और शामिल करेंगे क्विक ब्रेक। प्रोग्राम में एक दफ़ा फिर खुशामदीद। फरमाइएगा, जब आप ये नहीं समझते कि एक तरफ हमारा मुल्क दहशतगर्दी का शिकार है, हम दहशतगर्दी के ख़िलाफ़ लड़ाई लड़ रहे हैं, दूसरी तरफ अगर आप बॉर्डर इन्वेड करेंगे, वहाँ से फायरिंग करेंगे, LOC की खिलाफ वर्जी करेंगे, तो आप समझते नहीं कि आप उस दहशतगर्दी के एलिमेंट को सपोर्ट कर रहे हैं जिसके अगेंस्ट हम ऑलरेडी लड़ रहे हैं। आप हम मजबूर हैं, हम संकट में हैं, हमारा देश संकट में है, हमारी पूरी सेना संकट में है। आपके वजीरिस्तान वाले बॉर्डर जो हमारे देश के साथ लगता है, वहाँ से पाकिस्तानी आतंकवादी, लातादाद आतंकवादी हमारे देश में प्रवेश करते हैं। और किस किस्म की बात कर रहे हैं मोदी सर? आपके देश से कौन सा अफगानिस्तान लगता है और कौन सा बॉर्डर जिसकी आप बात कर रहे हैं? इंडिया कहाँ, वजीरिस्तान किधर? आप कौन से नक्शे की बात है सर? ये पृथ्वी है जी, एक पृथ्वी है। इसका क्या मतलब? और पृथ्वी जो है ये गड़वी कहना चाहते हैं, गड़वी एक दायरा है जी? पृथ्वी एक दायरा है, एक नई चीज आ गई। एक दायरा है पृथ्वी। ठीक है। इस पृथ्वी में हम दोनों देशों के अनुसार जो हमारी संपत्ति है। समझ नहीं आ रहा क्या कह रहे हैं। वजीरिस्तान से अफगानिस्तान, अफगानिस्तान से तुर्कमानिस्तान, वहां से फ्लाइट पकड़कर दुबई और दुबई से समुद्री रास्ते से इंडिया। तो ये नहीं कि आप कह रहे हैं मिलता है आपका बॉर्डर वहां ये से? पृथ्वी है, पृथ्वी कलयुग की तरह है, ये एक गठबंधन है। आपकी समस्या नहीं, हमारी समस्या नहीं, ये समस्या है किसकी?
नवाज साहब की समस्या है। सर क्या कह रहे हैं? मेरी कोई समस्या नहीं है और ना मैं इन अपहरणों का विरोध करता हूँ। मैं आपको डे 1 से समझाता हूँ, बट साहब इसकी बात को सीरियस ना लें। सर, मैं ये कोई राक्षस वो मरने वाला हो गया है। वो बिल्कुल एंड चल रहा है। हमारे यार, बदुआएं तो ना दें आप। इनको बदवाएं बनती है। वो पूरे भारत के मुसलमान वो गाय पे पाबंदी लगा दी, बेचारे पता नहीं कैसे वो पाए नहीं खा सकते। वो एक आदमी बगैर पाए के वो कैसे जिंदा रह सकता है? ठीक है। और यहाँ मैं कहता हूँ इस पे ये लोगों को मार रहे हैं। बताएं यार, मुसलमान पाए नहीं खा सकता गाय के। हमने कभी आपको ये कहा कि आपके देश में सूअर का गोश्त क्यों खाने नहीं देते लोगों को? सर क्या बात कर रहे हैं आप? लाहौर उतरे, इस्लामाबाद उतरते, सुअरों से भरा, मेरा मतलब जंगलों में सुअर ही सुअर फिर रहे होते हो, खिला देते इनको। क्या मसला है सर? ओ मैं सूर उधर आपकी नजर ही नहीं गई ना कभी। ओ भगवान को वो जिस काली चिट्टी चीज को मानता है उसको मान। ओ ईश्वर। भाई मैं क्यों नहीं बोल सकता? जितना मैं बोलता हूँ मेरा नहीं ख्याल का कोई बोलता भी होगा। मैं तो बहुत माहौल करता आप तो हूँ। गुनगुनाते भी हैं बल्कि। आप मैं बहुत अच्छा गुनगुनाता बिल्कुल हूँ। ताए- मुझे मलका पुखराज आप बड़ा सुनते थे। मलका पुखराज को छोड़ें आप। मैं मुझे लता मंगेशकर कहते हैं। जी लता मंगेशकर, हाँ। मेरी आवाज़ वो कोयल है। आप देखें, आप सुधीर के गीत सुने आप। चाइना भी जब जाते हैं बड़ी इंपॉर्टेंट बात हमारी है। चुगलियां मारते हैं। आप चाइना से क्यों इतना डरते हैं कि जो चुगलियों से? आप भी रशिया के अंदर जाके कम हमारे। सर इसको मैं कह रहा हूँ कि अब जब इस हम बात सिर्फ भगवान से डरते हैं, प्रभु से डरते हैं। हम बजरंग बली के भक्त हैं। तीन हम चार हो किसी गए आप से तो नहीं ये डरते। 2-3 लोगों से एक साथ डरते हैं। नहीं मोहित साहब, क्या इसकी कोई कंटिन्यूशन हमें नजर आती है कि आप लाहौर में आके उतरते हैं, आपको फौरन वीज़ा फराम कर दिया जाता है, आपके साथ सारे 20 लोगों को वीज़ा। आप समझते नहीं कि अगर वीज़ा प्रोसेस को भी आसान कर दिया जाए तो बेहतर मौका है कि आपने एग्जाम्पल भी एक सेट कर दिया, तो ये लोगों के दरमियान हमारी बातचीत बढ़ेगी, एक इंटरेक्शन होगा, उससे दोनों मुल्कों के दरमियान जो हमारी एक सोच बनी हुई है वो कम से कम तब्दील हो सकती है। ये क्या कम नरमी है कि आपके देश से लोग घुसपैठिए हमारी भारत की पवित्र भूमि पर प्रवेश करते हैं, दाखिल होते हैं बिना वीजे के। ये और इससे क्या नरमी हो सकती है? यार नवाज साहब ये कहते हैं नरमी इतनी है कि हम घुस के वहाँ पे लड़ाई कर रहे हैं। पर देखें, अगर आप यूं ही चलता रहेगा, आप मेरे लिए काबिल एहतराम है, यूं ही अगर चलता रहेगा तो मसले का हल नहीं निकलेगा। ये नहीं हो सकता कि हम इधर से आपको साड़ियाँ भिजवाएं और आप हमें गोलियां मारें, हमारे सीनों को छनिया करें। ये नहीं हो सकता। लिहाजा इस मसले को सीरियस होकर देखना पड़ेगा और मुझे इस मखौलियत से उम्मीद ही नहीं है कि ये सीरियस हो सकता है। इसका तो जहाँ मुंह उठाए चला आता है भाई, बंदा किसी को बताता है। अगर मैं घर पे ना होता, एक बात है, ये वहाँ से अफगानिस्तान से उठा है सीधा भाई, मुंह उठा के कड़ेंग कड़ेंग हम आपके फ़ज़ाई हदूद में, बंदा क्या करे? फिर इसको बासी चीज़ें खिलानी पड़ी कल की। अवश्य चाहते हैं, बिल्कुल चाहते हैं। आप नहीं चाहते हैं, नहीं चाहते हैं, नहीं चाहते हैं कि दोनों मुल्क तरक्की करें। हम बिल्कुल चाहते हैं, हम आप- अवश्य चाहते हैं। आप नहीं चाहते कि शहबाज शरीफ आपके घर के अंदर एक कमरे से दूसरे कमरे तक मोटरवे बनाए। मेरे भाई बिल्कुल चलाएं, हमें कोई एतराज नहीं। ये बिल्कुल नहीं चाहते और ना ये काम आपके होते हुए हो सकता। आप एक काम करें, पहली फुर्सत में मौका देखकर फौत हो जाएं। सर क्या बात करें, इतना सीरियस इशू है, आपने एक जुगत मार दी बीच में। और कुछ चीज़ें नेचुरल होती हैं, बट जैसे मरासी, और मेरा कहने का मतलब था आर्टिस्ट Naturally अंदर होता है। ये एक अलग चीज़ है, इसको मिक्सअप नहीं करना चाहिए। मुझे साहब ये अचानक कैसे फैसला किया, इस पे भी बड़ी बातें हो रही है कि पहले से डिसाइडेड था, अचानक से कैसे आप आ सकते हैं? कोई पहले से बातचीत हो रही थी? मैं बिल्कुल अचानक नहीं आया, मुझे न्योता आया। नवाज साहब ने मुझे न्योता दिया, बल्कि नवाज साहब का और हमारा एक अटूट बंधन है, एक दिल का रिश्ता है। नवाज साहब ने हमारी माताश्री के लिए साड़ी तोहफे में दिया, और अब जबकि नवाज साहब के सुपुत्री का विवाह है और इस शुभ अवसर पर
हम बिना तोहफा ताइफ लिए कैसे आ सकते, इसलिए हम आ गए। ये आप अपनी पर्सनल उसमें आया, कोई सिफारती कोई मामला नहीं चल रहा था, आपने बस अचानक से फैसला किया आप। पहले कहा नवाज साहब का हमारा अटूट बंधन है। ठीक है, फिर सर आप कुछ कहेंगे? ये वक्त भी खत्म हो गया, हमारी शहरग है। वक्त खत्म हो गया। हमने फैसला किया है कि अब मैं नेपाल जाऊंगा और नेपाल से वापसी पर अचानक से चाय पीने इनके ये फैसला दिल्ली- अचानक से किया, तभी क्यों बता रहे हैं? नहीं, मैं उस वक्त अचानक करूंगा ये फैसला, अच्छा, और मैं दिल्ली में उतरूंगा और दिल्ली में दिल्ली की बिल्ली के घर जाऊंगा। अच्छा। और वहाँ पर हमने बल्कि ज्वाइंट प्रोजेक्ट लगाना है कि वो मेरी चूँकि नवासी के साथ शादी है, तो वो भी ये कहती है कि नाना गए दिल्ली और दिल्ली से लाई बिल्ली, तो मैं जाऊंगा तो बिल्ली का बच्चा साथ ही ले आऊँगा। ठीक है जी। जी मुझे साहब, वेरी एंड, बहुत छोटा सा कोई आप ऐसा चाहते हो कि बात आगे बढ़ जाए हमारे बड़े दिलों? हालत बड़े भले मानस बस बनमानस हम- आदमी है। हम यही चाहते हैं, हम ईश्वर से भी यही प्रार्थना करते हैं कि दोनों देश मिलकर रहें। क्या ईश्वर को ये बात पता है? जी बहुत शुक्रिया जी। खातिन हज़रात, चाहते बट साहब मुझे इमरान खान साहब का नंबर दे दे, वो तो आपसे लानत मिल है, गए, मैं ले लेना शिकायत था, लगाऊंगा। ले लेना था। जी मैं- खातिन बस हज़रात, साहब, तेरे बड़ी भाई की इंपॉर्टेंट जुबान है। गुफ्तगू हो रही थी, हमने ये जानना था कि क्या इस गुफ्तगू और इस मुलाकातों में से कुछ निकलेगा और हमारे और आपके लिए होगा। लेट्स सी क्या होता है। उम्मीदें हैं हमें कि शायद आगे जाके मामला ठीक हो। आज के लिए इतना ही, अगली दफ़ा दोबारा हाजिर होंगे किसी नए इशू के साथ, वो इशू जिसको आपका जानना और हमारा उसके लिए खोज करना बड़ा ज़रूरी है। दैट्स ऑल फॉर टुडे। बट तेरी जुगाड़ करूँ, इंडियन फिल्म की बंदा सामने ही बैठा है।